केयरिंग वाइफ। आस्तिक ने यक्षित को संभाल कर सोफे पर बिठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। अब आगे वो गुस्से में अपनी आंखें तरेरते हुए बोले, विक्रांत खन्ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैतन्य राय सिन्हानिया के पोते पर हमला करने की? इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हम अभी चुप बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे हमारी कमजोरी समझो। उद्धरण चिन्ह। फिर वे यक्षित की तरफ देखते हुए आस्तिक को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। दादाजी का ऑर्डर फॉलो करते हुए वह डॉक्टर को कॉल करता है। उसके बाद यक्षित को पकड़कर उसके कमरे की तरफ ले जाता है। फिर उसे बेड पर आराम से बिठा देता है। वन्या को भी यक्षित को इस तरह से देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह ऊपर अपने कमरे की तरफ गई। वन्या ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह भी रोने वाली है। यक्षित की हालत देखकर वन्या को बहुत रोने का मन कर रहा था। यक्षित ने इशारे से आस्तिक को नीचे जाने के लिए कहा। वह नीचे चला गया। उसके जाने के बाद वन्या उसके बगल में बैठ गई। यक्षित भी अपनी भावहीन आंखों से वन्या को देखने लगा। फिर अपना शर्ट उतारने की कोशिश की, पर इस कोशिश में उसकी बॉडी पर जोर पड़ने लगा, जिससे उसे एक तेज दर्द होने लगा। ये देखकर वन्या उसे रोकते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं हेल्प करती हूँ। ये कहते हुए वह यक्षित की तरफ झुककर उसके खून से रंगे शर्ट को उतारने में हेल्प करने लगी। यक्षित का पूरा ध्यान वन्या के चेहरे पर था। तभी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर यक्षित के हाथों पर चली गई। वन्या ने झट से अपने आंसू पोंछे और यक्षित की शर्ट उतार कर वॉशरूम में जाकर एक तौलिए को गर्म पानी से भिगो लेती है। वह आहिस्ते आहिस्ते उसके बॉडी में बिखरे खून के धब्बों को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए और यक्षित का ट्रीटमेंट करने लगे। उन्होंने उसकी चोट को साफ करके उस पर मलहम पट्टी कर दी। कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की और वन्या को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए। उन्होंने वन्या को खास ध्यान रखने के लिए कहा कि यक्षित की बॉडी में अभी जोर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना उसके चोटों को भरने में वक्त लग सकता है। वन्या डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, डोंट वरी डॉक्टर, मैं आपकी कही बातों का ध्यान रखूंगी। डॉक्टर यक्षित का ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं। यक्षित इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए था। वन्या भी उसके बगल में बैठी हुई थी। तभी उसके रूम में युवान और वेद आ गए। वेद कब से अपने डैड से मिलना चाह रहा था, पर उनके ट्रीटमेंट की वजह से युवान ने उसे रोक कर रखा था। अपने डैड की हालत देखकर नन्हे वेद की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसका रोना सुनकर यक्षित ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त वह अपनी बॉडी पर जोर नहीं दे सकता था, इसलिए वन्या ने उसे अपनी गोद में ले रखा था। वह वेद के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे क्या हुआ मेरे बेबी को? बेटा आप टेंशन मत लो, आपके डैडी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके डैडी आपके सुपर हीरो जो हैं। फिर वेद अपने डैडी के साथ खेलेगा, घूमी घूमी भी करेगा, है न मेरा बच्चा। उद्धरण चिन्ह। वेद ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिला देता है। वह यक्षित की तरफ झुककर उसके गालों को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए उन पर किस कर लेता है। यक्षित अपने छोटे बेबी के इस एक्ट से स्माइल किए बगैर रह नहीं पाता। वह समझ रहा था कि वेद ने उसे यह किस जल्दी ठीक होने के लिए दिया है। वह भी अपने वेद के माथे को चूम लेता है। युवान भी अपने भाई से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अभी सिर्फ जल्दी ठीक होने का बोलकर वेद को लेकर उनके कमरे से चला जाता है। वह वेद को उसके कमरे में सुला देता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वन्या यक्षित को लेटने में उसकी हेल्प करती है। इस वक्त वह यक्षित के बेहद पास होती है। वन्या का उसके करीब होना यक्षित को एक सुकून देता था। आज भी उसे वन्या को अपनी केयर करता देख बहुत राहत मिल रही थी। वह थोड़ी देर तक अपनी आंखों को बंद किए हुए लेटा रहा। तब वह नींद के आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। जब वन्या ने उसे बिल्कुल हलचल करते नहीं पाया तो वो समझ गई कि यक्षित सो चुका है। वह उसके सोते हुए चेहरे के करीब आई, जो इस वक्त बेहद क्यूट लग रहा था। वह उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसके माथे को चूम कर बोली, जल्दी ठीक हो जाए। उद्धरण चिन्ह। उसके चेहरे को निहारते हुए थोड़ी देर तक यूं ही देखती रही। फिर उसकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करके वेद के रूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ इधर वन्या के डैड मिस्टर जीतेश को वन्या के घर से भागने के बारे में पता चल चुका था। मंदिरा ने इस बार भी उन्हें वन्या के बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर अपने डैड की नज़रों से गिरा दिया था। उसने कहा कि वन्या उसके कॉलेज के एक लड़की से प्यार करती थी और उसी के साथ वह हम सबका मुंह काला करके भाग गई और एज यूजुअल उन्होंने मंदिरा की बातों पर यकीन कर लिया। वह वन्या को कोसते हुए अपनी जलती आंखों से बोले, वो लड़की इतनी गिर जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था।
अगर आज गौरी जिंदा होती तो उसे कितनी शर्मिंदगी होती अपनी लाडली बेटी पर। ये दिन दिखाने से अच्छा तो वह मर ही जाती। उद्धरण चिन्ह। जीविका कब से अपने मॉम डैड की बातों को झेल रही थी, पर अब जितेश जी ने अपनी हद पार कर दी तो अब तो जीविका को अपनी दी के लिए आगे आना ही था। वह अपनी तेज आवाज के साथ जितेश जी की तरफ देखते हुए बोली, बस डैड बस, अब बहुत हो गया। वन्या दी पर यह बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक पल भी अपनी उस मासूम बेटी के बारे में नहीं सोचा, न कि आपके पीठ पीछे वो क्या कुछ नहीं सहती। उद्धरण चिन्ह। मंदिरा जीविका को आंखें तरेरते हुए बोली, जीविका बस अपने जबान पर लगाम दो। उद्धरण चिन्ह। जीविका भी अपनी आंखों से अंगारे उगलते हुए मंदिरा की तरफ देखकर बोली, नहीं मॉम, आज मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि आज मैं रुक गई तो मेरी वन्यादी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। उस वन्यादी के साथ जिसके मौत तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है, और उनके डैड को भी आप जैसी औरत ने हमेशा के लिए छीन लिया। उद्धरण चिन्ह। मंदिरा जीविका पर हाथ उठाने वाली थी, पर जीविका ने फुर्ती से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे नीचे करते हुए बोली, नहीं मॉम, आप पहले भी एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठाए, इसलिए अपने हाथों को लगाम दीजिए। उद्धरण चिन्ह। जितेश जी भी जीविका पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोले, जीविका ये सब क्या है। उद्धरण चिन्ह। जीविका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, आवाज नीचे डैड, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद आप गिल्ट से ही मर जाएं। आई एम सॉरी कि मैं आपसे इस तरह से बातें कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी सच दिखाने की बहुत कोशिश की थी, पर आपको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ था। पर आज मैं आपको किसी भी हालत में यकीन दिलाकर रहूंगी। मंदिरा की तरफ अपनी लाल हो चुकी आंखों के साथ, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उद्धरण चिन्ह। जीविका अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि आपने अपनी बेटी मेरी वन्यादी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है डैड, जिसके लिए वो शायद ही आपको माफ करे। कितनी आसानी से आपने मिसेस मंदिरा अग्रवाल की बात मान ली न, ये भी नहीं सोचा कि एक बार मुझे अपनी बेटी की बात भी सुननी चाहिए। पर नहीं, उस वक्त तो आपकी आंखों में मॉम के प्यार का भूत चढ़ा था, न तो अपनी बेटी का दर्द आपको कैसे नजर आता। डैड आपको नहीं पता, लेकिन मॉम आपके पीछे वन्यादी को बहुत टॉर्चर करती थी, उन्हें घर का सारा काम करवाती थी। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि उनकी चोट देखकर भी आपको कभी ये पूछने का भी मन नहीं हुआ कि बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी। सच कहूँ तो मुझे शर्म आती है आपको डैड कहते हुए। आपको यही लगता था न कि वन्यादी के मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं न, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मॉम ने तो वन्यादी की लाइफ को हेल बना ही दिया था, पर इसमें आपकी भी बराबर की हिस्सेदारी है। पता नहीं डैड, वन्यादी तो आपको माफ करे या न करे, पर मैं तो आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, पर यू डोंट वरी, जब मैंने कहा कि मैं आज किसी भी कीमत पर आपको यकीन दिलाकर रहूंगी तो मैं ये करके रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। वह जितेश जी को एक वीडियो फुटेज दिखाने लगी, जिसमें मंदिरा उसे बुरी तरह पीट रही थी। वन्या उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज उसे छोड़ दे, पर बेरहम मंदिरा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसे देखने के बाद जितेश जी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा और वह मंदिरा को अपनी जलती आंखों के साथ देखने लगे। वह मंदिरा के पास गए। वह जितेश जी की तरफ देखते हुए बोली, जितेश, मैं तुम्हें पूरी बात। मंदिरा ने इतना कहा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। ये करारा थप्पड़ जितेश जी ने मंदिरा के गालों में जड़ा था, जिससे उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। वह जीविका की तरफ देखते हुए बोले, वन्या इस वक्त कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। जीविका, दी आपके और मॉम के टॉर्चर से तंग आकर घर छोड़कर एक नए शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करने गई हैं। वे दोबारा कभी आप दोनों की शक्ल देखना नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह। जितेश जी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के साथ अपनी चालबाज पत्नी के झांसे में आकर क्या किया है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वन्या घर छोड़कर जा चुकी थी और अब वह अभी अपने डैड की शक्ल देखना नहीं चाहती थी। जीविका जितेश जी की हालत देखकर अपनी आंखों में आंसू लेकर उनसे बोली, डैड, आपने दी के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपने एक बार भी दी को समझने की कोशिश की होती तो वो आज हमारे साथ होती। उद्धरण चिन्ह। जितेश जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये भी पता है कि मैंने ये रियलाइज करने में बहुत देर कर दी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। उद्धरण चिन्ह। जीविका जितेश जी की तरफ अपनी नम आंखों के साथ बोली,
डैड मैं पिछले 1 हफ्ते से जीविका दी का फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। आई होप वो ठीक हो, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आना इस बात का सिग्नल तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में हैं, क्योंकि वन्या दी कभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रखती। उद्धरण चिन्ह। जीविका की बातें सुनकर जीतेश जी एक बार फिर अपनी गलती पर पछताने लगते हैं, क्योंकि ये सब उनकी लापरवाही का ही तो नतीजा था। दूसरी तरफ वन्या जब वेद के रूम में आई तो उसने देखा कि वेद अपने फेवरेट टेडी, जो एक सुपर हीरो वाला टेडी था जो यक्षित ने उसे गिफ्ट किया था, उसे पकड़कर वह मायूस बैठा था। जब वन्या उसके पास बेड पर आई तो वेद ने उसके करीब आकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे थाम लिया और अपना मुंह वन्या के सीने में छिपा लिया। वन्या अपने बेटे के पीठ को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वेद को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उसके मायूस चेहरे को देखा। वेद उसकी तरफ देखते हुए अपनी मायूस आवाज में बोला, मम्मा डैडी कब ठीक होंगे? उद्धरण चिन्ह। वन्या वेद के माथे को चूमते हुए बोली, बहुत जल्द मेरे बच्चे, पर वेद को भी सोना पड़ेगा। अगर वे ऐसे सैद रहेगा तो डैडी भी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। तुम चाहते हो ना बेटा कि डैडी जल्दी ठीक हों? उद्धरण चिन्ह। वेद ने मासूमियत में हाँ में सिर हिला दिया। वन्या उसे अपने सीने में छिपाकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। यक्षित रूम में अकेला था और वह गहरी नींद में भी था। तभी उनके कमरे में किसी आदमी की परछाई रूम में एंटर हुई और धीरे धीरे यक्षित की तरफ बढ़ने लगी। 19 तुम्हें मुझसे डर नहीं एल्जरा? वेद ने मासूमियत में हाँ में सिर हिला दिया। वन्या उसे अपने सीने में छिपाकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। यक्षित रूम में अकेला था और वह गहरी नींद में भी था। तभी उनके कमरे में किसी आदमी की परछाई रूम में एंटर हुई और धीरे धीरे यक्षित की तरफ बढ़ने लगी। अब आगे ये और कोई नहीं यक्षित के डैड अनिल जी थे, जो कमरे में आकर अपनी भावहीन आंखों से यक्षित को देखने लगे। वह जैसे ही यक्षित की तरफ कदम बढ़ाने लगे, कुछ सोचकर उनके कदम अपने आप ही वहीं रुक गए। वन्या रूम के दरवाजे के पास आ चुकी थी और अनिल जी को दूर से ही यक्षित को देखते देख रही थी। आज मौका था उसके पास ये जानने का कि उनके बीच ऐसा रिश्ता क्यों है, क्यों एक बाप और बेटा एक ही घर में एक दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं। वह अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड ऐसा क्या है जो एक पिता को अपने बेटे से मिलने से रोक रहा है? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी एक नज़र पलटकर वन्या को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने उनके पुराने घाव, उनके पुराने दर्द उमड़ आए हैं। वह उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहां से निकल जाते हैं। अब वन्या मन ही मन ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है, और वह यक्षित को भी इस बारे में पता लगने नहीं देगी, क्योंकि यक्षित के उस रिएक्शन से वह इतना तो समझ चुकी थी कि जरूर उसके पास में कुछ हुआ है। अगली सुबह वन्या की नींद पहले खुली थी। दवाइयों के असर की वजह से यक्षित अभी भी सो रहा था। उसे सोता देख वन्या को भी एक सुकून मिल रहा था। डॉक्टर ने यक्षित को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा था। वन्या भी यही मेक श्योर कर रही थी कि वह अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी स्ट्रेस न दे। वन्या उठ गई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। 1 घंटे के बाद वह नहाकर रेडी हो गई। उसके बाल अभी गीले थे, इसलिए वह इसे टॉवल से सुखा रही थी। उसने आज डार्क ब्लू कलर की कुर्ती और नीचे वाइट पैंट्स पहने हुए थे, जो उसके फेयर कॉम्प्लेक्शन को बहुत शूट कर रहा था। वह ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर रेडी हो रही थी। उसने अपने फेस में क्रीम लगाया और होठों पर लिप बाम। बस इतने में ही वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वन्या को ज़्यादा मेकअप अप्लाई करना पसंद नहीं था। वह मेकअप तभी करती थी जब उसे किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता, पर तब भी यह न के बराबर ही होता था। उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और गले में उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था। नो डाउट सिंदूर और मंगलसूत्र उसके लुक को और भी खूबसूरत बना रहा था। तभी वन्या को एहसास हुआ कि यक्षित नींद से जाग रहा है। जब उसने उसे उठने के लिए मशक्कत करते देखा तो वह फौरन उसके पास गई। वह उसकी तरफ झुककर उसे सहारा देने लगी। इस वक्त वन्या का फ्रेश चेहरा यक्षित के चेहरे के बेहद करीब था। वह तो उसके चेहरे पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वन्या की यह खुशबू उसके सांसों में घुलकर उसे पागल करने में लगी थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। वन्या ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठा दिया था। यक्षित को वॉशरूम जाना था, इसलिए वन्या उसे सहारा देते हुए वॉशरूम में ले गई और उससे बोली कि वह यही दरवाजे पर उसका वेट कर रही है। वन्या को अपनी इस तरह से केयर करते देख यक्षित को बहुत अच्छा लग रहा था, पर अपने चेहरे से वह शो नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो वन्या ने उसे सहारा देकर बेड पर वापस बिठा दिया। अभी भी सुबह के 7 ही बज रहे थे, मतलब अभी वह वेदांश को थोड़ी देर और सोने देना चाहती थी।
क्योंकि उनका बेटा अपने डैडी की ऐसी हालत देखकर बहुत सैड था। वो कल रात लेट से भी सोया था, इसलिए वन्या उसे थोड़ी देर और सोने देना चाहती थी। तभी वन्या ने नोटिस किया कि यक्षित को पसीने आ रहे हैं। वो उसके पास गई और उसके चेहरे को छूते हुए बोली, आपको तो पसीने आ रहे हैं, चलिए मैं आपको साफ कर देती हूँ। ये कहते हुए वह उसे आहिस्ते से सहारा देते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाती है। वहाँ एक चेयर में बिठाकर उसकी शर्ट के बटनों को एक एक करके निकालने लगती है। फिर एक गीले तौलिए से उसे साफ कर देती है। उसे साफ करते वक्त भी वन्या उसकी तरफ झुक गई थी। यक्षित अपनी आंखें बंद करके बस वन्या की खुशबू को अपने सांसों में फील कर रहा था। उसे क्लीन करने के बाद वन्या वापस बेड पर ले आई। यक्षित को उसका शर्ट पहनाने में हेल्प किया और वेद के रूम की तरफ चली गई। यक्षित अपनी आंखें बंद किए हुए बेड पर आराम से अपनी पीठ टिकाकर लेटा हुआ था। तभी उसे कदमों की आहट हुई। वो आंख बंद किए हुए ही पहचान गया कि ये कौन है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, युवान ने एक नज़र उसको देखा और उसके करीब आकर उसके सीने से लिपट गया। यक्षित जानता था कि उसका भाई उसको लेकर कितना इमोशनल है। वो युवान को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को रब करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उससे अलग होकर अपनी नम आंखों के साथ बोला, भाई आपको ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ आप जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे डांटो, पनिश करो, पर ऐसे शांत मत रहो। आपको पता है न कि मॉम के बाद आप ही हो मेरे लिए। भाई मॉम को तो मैंने खो दिया, पर आपको मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह एक बार फिर यक्षित के सीने से लिपट जाता है। यक्षित अपने एक हाथ से उसके सिर को सहलाने लगता है। युवान अपने भाई को देखने के बाद रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद यक्षित विक्रांत खन्ना के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह डार्क हो जाता है। उसकी जलती आंखें बता रही थी कि वह इस वक्त कैसा फील कर रहा है। विक्रांत की वजह से उसके भाई, वाइफ और बेटे की आंखों में आंसू आए थे, जिसे सोचकर ही यक्षित का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसने तेजस को कॉल किया और बात करते करते बालकनी में चला गया। यक्षित अपनी सर्द आवाज में बोला, तेजस, विक्रांत खन्ना को एक खूबसूरत सा सरप्राइज दो। मेक श्योर कि ये उसके होश उड़ा दे। उद्धरण चिन्ह। तेजस समझ गया कि उसे क्या करना है। वो यक्षित का ऑर्डर फॉलो करते हुए बोला, यस बॉस, ऐसा ही होगा। उसके बाद यक्षित तेजस को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नज़र फील होती है तो वह पीछे पलटता है। वह देखता है कि यह वन्या है जो उसे ही घूर रही थी। वो उसे ही घूरते हुए मन ही मन बोली, वैसे तो मुझे बहुत लेक्चर देते रहते हैं कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, जैसे खुद तो अपना बहुत ध्यान रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, वो इसलिए बेबी क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है और मैं तो वैसे भी जल्दी रिकवर हो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या पीछे हटते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है सुपर हीरो बनने की। आप चुपचाप रेस्ट करेंगे मतलब रेस्ट करेंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके क्यूटनेस से भरे ऑर्डर सुनकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया, पर जल्द ही उसने यह अपने चेहरे में ही छिपा लिया। वह अभी भी वन्या की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर वन्या धीरे से बोली, आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? चुपचाप एक जगह खड़े रहिए न। उद्धरण चिन्ह। पर वन्या की बातों का यक्षित पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह वन्या के बेहद करीब आकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम भी चुपचाप एक जगह खड़े नहीं रह सकती क्या? मुझसे इतना डरती क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। वन्या उससे नजरें चुराते हुए बोली, मैं नहीं डरती आपसे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर ही बोला, तो मुझसे नजरें चुराने का क्या मतलब समझूं मैं? वह उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम डरती हो ये सोचकर कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार न हो जाए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित का ये टच उसे मदहोश करने में लगा हुआ था। वह अपने होश संभालते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस अपना ये हाथ हटाए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित भी उसे टीस करते हुए बोला, अगर न हटाऊं तो? ये कहते हुए वह वन्या की तरफ झुककर उसकी खुशबू में खोते हुए उसके सीने से लग जाता है। वन्या की तो हालत ही खराब हो गई थी यक्षित के इस तरह से करीब आ जाने से। वह वन्या के सीने से लगे हुए ही अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर जानबूझकर उसे प्रोवोक करने के लिए बोला, अभी थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, थोड़ी देर में मुझे आईएफएस के लिए भी निकलना है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित का इतना कहना था कि वन्या उसे खुद से आहिस्ते से अलग करते हुए किसी प्रोटेक्टिव बीवी की तरफ कहना शुरू किया, पागल हो गए हैं आप या आपका दिमाग खराब हो गया है? पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आप आईएफएस नहीं जाएंगे।
उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हारा ऑर्डर है? उद्धरण चिन्ह। वन्या ने भी जोश जोश में कह दिया, हाँ ये मेरा ऑर्डर है। यक्षित उसके बेहद करीब आ गया, इतना कि दोनों अपनी सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। यक्षित इसी पोजीशन पर वन्या से बोला, लगता है अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? उद्धरण चिन्ह। तब जाकर वन्या को ये ध्यान आया कि वह जोश जोश में यक्षित राय सिन्हानिया को ऑर्डर दे चुकी है। वह यक्षित से अपनी नजरें चुराते हुए बोली, सॉरी वो मुझे ध्यान। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने इतना ही कहा था कि यक्षित उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, शुश, नो नीड टू से सॉरी, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। अब वन्या को शर्माने लगी, क्योंकि यक्षित अभी भी उसके बेहद करीब था। वह उसकी तेज हो चुकी धड़कनों को महसूस करके ही बता सकता था कि वह कितना घबरा रही है। वह यक्षित से आहिस्ते से अलग होते हुए बोली, मुझे बहुत काम है। उद्धरण चिन्ह। ये बहाना बनाते हुए वह बिना टाइम वेस्ट किए कमरे से बाहर दौड़ कर आ गई। उसकी ऐसी हालत देखकर यक्षित खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वन्या सीधे किचन में आ गई और खुद को काम करने की कोशिश करने लगी। वह मन ही मन बोली, आज तो जान ही निकाल दी थी यक्षित ने। कभी कभी ये स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह एक कप चाय और कॉफी बनाने लगी, फिर उसे कप में निकालकर एक ट्रे में युवान के रूम की तरफ चली गई। उसका दरवाजा पहले ही खुला हुआ था, इसलिए वह सीधे अंदर चली गई। उसने देखा कि युवान अपने बेड पर बैठा हुआ किसी सोच में गुम है। वन्या ने चाय और कॉफी का कप वहीं टेबल पर रख दिया और युवान के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। उसके सिर को सहला रही थी। युवान ने उसे कहा था कि उसके पास आकर उसे मां के करीब आने का सुकून मिलता है। 21 ईयर ने जाना यक्षित का पास्ट। वन्या ने चाय और कॉफी का कप वहीं टेबल पर रख दिया और युवान के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। उसके सिर को सहला रही थी। युवान ने उसे कहा था कि उसके पास आकर उसे मां के करीब आने का सुकून मिलता है। अब आगे दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं, फिर युवान आहिस्ते से वन्या से अलग होता है। उसकी आंखें अब नम सी हो गई थी। आज पहली बार वन्या युवान को इस तरह इमोशनल होते देख रही थी। युवान को इस तरह देखकर वन्या समझ गई कि वह अपने भाई से कितना प्यार करता है। वन्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे भाई बहुत लकी हैं कि उन्हें तुम जैसा भाई मिला है। उद्धरण चिन्ह। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, भाई मेरे लिए सब कुछ हैं। उनमें मेरी पूरी दुनिया बसती है। यक्षित भाई के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। भाभी आपको पता है, जब मॉम और युविका की डेथ हुई थी तब डैड खुद को संभालने की हालत में भी नहीं थे। वे डिप्रेशन में चले गए थे। तब यक्षित भाई ने ही मुझे एक डैड की तरह संभाला था। वो कभी अपना प्यार जताते नहीं, पर मैं जानता हूँ कि वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान की तरफ देखकर स्माइल करने लगी और युवान से बोली, डोंट वरी युवान, तुम्हारे भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उसके बाद उसके हाथों में कॉफ़ी का वो मग दे दिया जो वह उसके लिए बनाकर लाई थी और खुद चाय की सिप लेने लगी। वह अपने हाथों में चाय का कप लेकर बोली, युवान एक बात बताओ, डैड और यक्षित के साथ कुछ हुआ है क्या जो वे दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते ही न हों? उद्धरण चिन्ह। युवान ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वह वन्या को सिन्हानिया फैमिली के एक ऐसे चैप्टर से रूबरू कराने वाला था जो वह दोबारा याद भी करना न चाहता हो। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, मैं इस इंसिडेंट को अपनी लाइफ में कभी याद करना नहीं चाहता, पर आपको बताना भी जरूरी है क्योंकि ये यक्षित भाई की लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपने सही नोटिस किया, यक्षित भाई और डैड के रिश्ते में एक खटास आ गई है, और इसका रीजन है मॉम और युविका की डेथ। वन्या युवान की बातें सुनकर चौंक गई और बोली, क्या कहा? मॉम और युविका की डेथ? उद्धरण चिन्ह। युवान अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, हाँ भाभी, मॉम और युविका की डेथ। उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, किसी ने टेरेस से धक्का देकर उनकी जान ले ली। डैड मॉम और युविका की मौत का जिम्मेदार यक्षित भाई को मानते आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो पहले ही मॉम और युविका की मर्डर की बात सुनकर ही चौंक गई थी। उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि डैड उनकी वाइफ और बेटी की मौत का जिम्मेदार अपने ही बेटे को क्यों मानते हैं। वन्या युवान की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो युवान से सवाल करने लगी, मॉम और युविका की मौत की वजह डैड यक्षित को क्यों मानते हैं? उद्धरण चिन्ह। युवान ने उस दिन का पूरा इंसिडेंट वन्या को बता दिया जिस दिन उसकी मॉम और बहन की डेथ हुई थी। वह अपनी बात जारी रखते हुए बोला, भाभी,
उस फंक्शन में डैड ने यक्षित भाई को मॉम और युविका के साथ जाने को कहा था और ये सख्त से सख्त हिदायत दी थी कि वो एक पल के लिए भी दोनों को अपनी आंखों से दूर न जाने दें, क्योंकि सिन्हानिया फैमिली के दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। यक्षित भाई मॉम और युविका के साथ फंक्शन में आए। वे उनके साथ ही थे, पर तभी उनके ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट इमरजेंसी आ गई, जिसकी वजह से भाई को न चाहते हुए भी मॉम और बहन को छोड़कर जाना पड़ा। तब तक के लिए भाई ने दोनों की सिक्योरिटी के लिए एक बॉडीगार्ड वहां रखा हुआ था, पर जब वे वापस आए तो वही हुआ जिसका डर था। किसी ने उन्हें टेरेस से धक्का देकर उनकी जान ले ली। ये कहते हुए युवान की आंखें नम हो गईं। वन्या उसे संभालने के लिए उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। युवान अपनी बात जारी रखता है। उनकी मौत की खबर सुनकर डैड बिल्कुल टूट गए। वो युविका से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो उनकी लाडली बेटी थी और यक्षित भाई और मेरी लाडली बहन। जब उन्हें यक्षित भाई के फंक्शन छोड़कर जाने की बात पता चली तो वे यक्षित भाई को बहुत खरी खोटी सुनाए थे। डैड तब बहुत पेन में थे। उन्हें बस अपनी वाइफ और बेटी के खोने का गम दिख रहा था। डैड का कहना था कि अगर यक्षित भाई उन्हें छोड़कर नहीं जाते तो ये सब होता ही नहीं। शायद डैड सही भी हों, पर यक्षित भाई को नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, वरना वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। उद्धरण चिन्ह। युवान की बातें सुनकर वन्या की आंखें नम हो गई थी। युवान अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, उस दिन सिर्फ डैड ने अपनी वाइफ और बेटी नहीं खोई थी, बल्कि मैंने और भाई ने भी अपनी माँ और बहन को खोया था। पर डैड को अपने गम के आगे हमारा गम नजर नहीं आया। यक्षित भाई तो ऑलरेडी मॉम और युविका की डेथ की खबर सुनकर टूट चुके थे, पर डैड के इस इल्जाम ने भाई को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें अपनी ही मॉम और बहन का कातिल बना दिया गया। तब से लेकर आज तक डैड और भाई का रिश्ता वैसा का वैसा ही है। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए बोली, पर युवान यक्षित जानबूझकर तो मॉम और युविका को छोड़कर नहीं गए थे। आई एम श्योर ऑफिस में जरूर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई होगी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। उनसे ये अनजाने में ही हो गया, पर इसके लिए उन्हें अपनी मॉम और बहन की मौत का जिम्मेदार मानना गलत है। उन्होंने ये कदम अपनी ऑफिस की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उठाया। उद्धरण चिन्ह। युवान, भाभी आप सही कह रही हैं, पर डैड को ये बात कौन समझाए। वे अपनी वाइफ और बेटी को खोने के गम में ये भूल ही गए कि उनके बेटे ने भी अपनी माँ और बहन खोई है। डैड को यक्षित भाई का दर्द कभी नजर ही नहीं आया। बढ़ते वक्त के साथ उन्होंने भाई से दूरी बना ली। भाभी आपको पता है, भाई ने ये गम किसी के सामने शेयर नहीं की। वे अकेले ही इसे सहते हुए घुटते रहे, पर हम में से किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि वे किस दर्द से गुजर रहे हैं। भाई ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, पर डैड ने उन्हें गैर जिम्मेदार ठहराकर उन्हें तोड़सा दिया। तब से उन्हें अपने लिए ये शब्द सुनने से ही नफरत हो गया। उद्धरण चिन्ह। अब वन्या को समझ आ रहा था कि उस दिन यक्षित ने जब वन्या से अपने लिए गैर जिम्मेदार शब्द सुनकर क्यों गुस्से से पागल हो गया था। अब वन्या को समझ आ रहा था कि उसने अनजाने में ही सही पर यक्षित के गहरे घावों को ताज़ा कर दिया था। अब वन्या को अपनी बातों के लिए बुरा लगने लगा। क्यों उसने बिना सोचे समझे यक्षित को इतना कुछ सुना दिया था। युवान, मॉम और युविका की डेथ के बाद से डैड ने भाई से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया। भाई जब उनकी केयर भी करते तो भी यह डैड को पसंद नहीं आता था। वे बार बार भाई से यही कहते थे कि वे उनसे और उनके मामलों से दूर रहा करें। डैड की जिद के आगे भाई को झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने डैड की परवाह करनी नहीं छोड़ी। बस वे हम में से किसी को भी ये पता लगने नहीं देते थे कि उन्हें डैड की फिक्र है। उस दिन भी जब डैड बेहोश होकर गिर गए थे, तब भी उन्होंने हर 2 घंटे में मुझे कॉल करके डैड की खबर लेते रहे। उद्धरण चिन्ह। वन्या को अब गिल्ट फील होने लगा। यक्षित के बारे में वह क्या सोचती थी कि वह एक गैर जिम्मेदार बेटा है, पर असल में तो वह सबकी बहुत अच्छे से केयर करता है, पर दिखाता नहीं है। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी मैं चाहता हूँ कि डैड एक बार अपने गुस्से को साइड रखकर सच को समझने की कोशिश करें और भाई को भी माफ कर दें, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई ने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। अगर भाई की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो भाई ने किया। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी युवान, आई विश तुम जो चाहते हो वैसा ही हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वह युवान के कमरे से निकलकर वेद के कमरे की तरफ जाने लगी। उसे देखना था कि उसका प्यारा बेबी अब तक उठा या नहीं। जब वह उसके रूम में पहुंची तो वेद वहां नहीं था। वन्या ने वॉशरूम में भी देखा, पर वह वहां भी नहीं था। वह अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अंदर आकर उसने पाया कि वेद अपने सुपर हीरो वाले टैडी को अपने एक हाथ से पकड़कर उनके कमरे में आ गया था। यक्षित बेड पर बैठे हुए उसे देख रहा था।
वह बैग के करीब जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से बैग को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगा। थोड़े स्ट्रगल के बाद वह बैग पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। वन्या भी स्माइल करते हुए बैग में आ जाती है। वेद दोनों के बीच में होता है। वेद अपने टैडी को साइड में रखकर अपने छोटे से हाथ से यक्षित के गाल को छूते हुए बोला, डैडी अब आप कैसे हो? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वेद के उस हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे चूमते हुए बोला, अब मैं काफी ठीक हो गया हूँ बेटा। वेद अपने डैडी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, डैडी मुझे पता था कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे क्योंकि मेरी मम्मा आपका ख्याल रख रही है ना, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। वन्या स्माइल करते हुए अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी। वेद अपनी क्यूट बातों को जारी रखते हुए बोला, डैडी आप जब ठीक हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर लुका छिपी खेलेंगे। फिर वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा आप टेंशन मत लो, वेदांश आपको भी खिलाएगा। डैडी हम क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही स्माइल करने लगा। वह उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ मेरे बेबी अपने डैडी को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं और आप खूब गेम्स खेलेंगे, ओके। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद बातें करते करते यक्षित को नींद आने लगी। वेद की भी पलकें भारी होने लगी। यक्षित तो पहले ही लेटा हुआ था, इसलिए वह आंख बंद करके सो गया। वन्या ने वेद को भी वहीं अपने डैड के बगल में सुला दिया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। वो यक्षित की तरफ देखते हुए उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये कहते हुए वह उसके माथे को चूम लेती है। टू बी कंटिन्यूड। 21 नजदीकियां। थोड़ी देर बाद बातें करते करते यक्षित को नींद आने लगी। वेद की भी पलकें भारी होने लगी। यक्षित तो पहले ही लेटा हुआ था, इसलिए वह आंख बंद करके सो गया। वन्या ने वेद को भी वहीं अपने डैड के बगल में सुला दिया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। वह यक्षित की तरफ देखते हुए उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये कहते हुए वह उसके माथे को चूम लेती है। अब आगे। इसके साथ ही वन्या की आंखों से आंसू का एक बूंद निकलकर यक्षित के फेस पर आ जाता है, पर वह गहरी नींद में होता है इसलिए इसका पता नहीं चलता। वन्या बड़ी नज़ाकत से यक्षित का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने पेन में थे, बट यू डोंट वरी, अब मुझे पता चल गया है कि आपके दर्द को कैसे कम करना है। ये कहते हुए वह यक्षित के हाथों को चूम लेती है। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए अपना हाथ यक्षित के हाथों से छुड़वाती है, यक्षित नींद में ही वन्या के हाथ को पकड़ लेता है। यक्षित के इस हरकत पर वन्या स्माइल करने लगती है। वह वहीं रुक जाती है। वह थोड़ी देर तक दोनों डैड सन को निहारने लगती है जो सोते हुए बेहद क्यूट लग रहे थे। वेद अपने सुपर हीरो वाले टैडी को भी पकड़कर सो रहा था। वन्या ने अपने क्यूट वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और एक बार उसके माथे को चूम लिया। फिर उसके डैडी की तरफ झुककर उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उनके माथे को भी चूम लेती है। फिर वह किचन में आ जाती है लंच बनाने के लिए। उसने सोचा कि क्यों न आज वह वेद और यक्षित की पसंद का खाना बनाए। युवान ने तो पहले ही बता दिया था कि उन सबको खाने में क्या क्या पसंद है, तो वन्या बस शुरू हो गई अपने कुकिंग का जादू बिखेरने के लिए। लगभग 1 घंटे में उसने लंच बनाकर बिल्कुल रेडी कर दिया। किचन में उसकी स्वाद का जादू एक बार फिर बिखर गया। अब सिन्हानिया फैमिली में सब किचन में आती खाने की खुशबू से ही पता लगा लेते कि किचन में कौन है। लंच बनाने के बाद वन्या अनिल जी के कमरे में गई। उन्होंने देखा कि वे एक किताब पढ़ने में बिजी थे। वन्या उनके बेड में बैठकर अनिल जी से वह किताब छीनते हुए उनके चश्मे को निकाल देती है। वह उनकी तरफ देखते हुए बोली, डैडी अब कैसी है आपकी तबीयत? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी अपने फेस पर एक ब्राइट स्माइल लाते हुए बोले, बस मेरी बेटी के हाथों के जादू से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी उनकी बातें सुनकर स्माइल करने लगती है और मन ही मन बोली, डैड मैं जानती हूँ कि आपके मन में यक्षित को लेकर क्या है, बट यू डोंट वरी, मैं आप दोनों के बीच के मन मुटाव को दूर करके ही रहूंगी और एक बेटी को उसके सालों बिछड़े डैड से मिलाकर ही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। वन्या को इस तरह से सोचता देख अनिल जी उनकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा कहाँ खो गई तुम? उद्धरण चिन्ह। कहीं भी तो नहीं डैड, चलिए मैं आपको लंच के लिए बुलाने आई थी। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी वन्या के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगे। वन्या दादाजी के कमरे की तरफ गई और उन्हें भी लंच के लिए बुला लाई। युवान और आस्तिक भी बातें करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे। दोनों किसी बात को लेकर बहस करने में लगे हुए थे कि दोनों के नाक में वन्या के बनाए खाने की टेस्टी खुशबू घुलने लगी। वे अपना बहस भूलकर डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़े चले आए। वन्या ने सबको लंच सर्व कर दिया।
और वहां खड़ी हो गई। उसे इस तरह खड़ा देखकर चैतन्य दादाजी बोले, बेटा आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए और लंच कीजिए। उद्धरण चिन्ह। वन्या, दादाजी यक्षित और वेद ने भी लंच नहीं किया है तो मैं उन दोनों को लंच करवाने के बाद ही लंच करूंगी। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य दादाजी ने वन्या से फिक्र भरे टोन में पूछा, बेटा अब कैसी है यक्षित की तबीयत? उद्धरण चिन्ह। वन्या उनकी तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी दादाजी, वो अब पहले से काफी ठीक हो चुके हैं। दादाजी समझते थे कि यह वन्या के केयर का ही जादू है जिससे यक्षित इतनी जल्दी रिकवर हो पाया। ये कहते हुए वह किचन की तरफ चली गई और लंच की ट्रॉली लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने देखा कि दोनों बाप बेटे अभी भी इत्मीनान से सो रहे थे। दोनों को इस तरह देखकर वन्या को दोनों पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे मन तो नहीं कर रहा था उन्हें उठाने का, पर लंच करना भी जरूरी था। इसलिए वह लंच की ट्रॉली को टी टेबल के पास रखकर उन्हें जगाने के लिए बेड की तरफ गई। वह वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके गालों पर थपकी देकर उसे उठाने लगी। बेटा चलो उठ जाओ, आपको भूख ही लगी है न? देखो मम्मा आपके लिए आपका फेवरेट डिश बनाई है। उद्धरण चिन्ह। फेवरेट डिश का नाम सुनते ही वेद की आंखें खुल गई। वह अपनी प्यारी प्यारी आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ उठा देता है। वन्या उसके इस क्यूट हरकत पर स्माइल करने लगती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वेद उसके गले में लिपटे हुए ही बोला, मम्मा वेदांश को बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसे सुनकर बोली, चलो बेटा, अब मेरा वेद अपनी मम्मा के हाथों की बनी अपनी फेवरेट डिश से अपने इस छोटे से पेट को फिल करेगा। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ओके मम्मा। फिर वन्या का ध्यान यक्षित पर गया, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने एक नज़र सोते हुए यक्षित को देखा, फिर वेद की तरफ देखते हुए बोली, बेबी आप मम्मा को डैडी को उठाने में हेल्प करोगे? उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी प्यारी आवाज में बोला, यच मम्मा। उद्धरण चिन्ह। फिर वेद पालती मारकर अपने डैडी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके गाल पर किस करता है। फिर उसके गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से थपकी देते हुए बोला, डैडी उठिए, लंच का टाइम हो गया, आपको भूख नहीं लगी? मम्मा ने हमारी फेवरेट डिश बनाई है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने चेहरे पर नन्हे नन्हे हाथों का स्पर्श फील करके ही समझ गया था कि ये उसका प्यारा बेबी है। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और वेद के हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लेता है। वेद अपने खिले हुए चेहरे के साथ बोला, यश मम्मा डैडी उठ गए, तले अब हम लंच करते हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करके आता है और सोफे पर बैठ जाता है। वह अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। इस दौरान वन्या ने यक्षित की बहुत केयर की थी, उसे बिल्कुल भी अपनी बॉडी पर जोर देने नहीं दिया, जिसकी बदौलत आज यक्षित पूरी तरह ठीक हो गया था। दोनों बाप बेटे सोफे पर बैठ गए। वन्या ने दोनों के लिए लंच सर्व कर दिए और वेद को अपने हाथों से खिलाने लगी। वन्या ने खाना हमेशा की तरह बहुत टेस्टी बनाया था, इसलिए वेद जल्दी जल्दी खाने लगा। वेद को खाना खिलाते वक्त वन्या की निगाहें यक्षित की तरफ चली गई, क्योंकि उसने अभी तक खाने का एक बाइट नहीं लिया था। वन्या उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या आपको ये खाना पसंद नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ देखकर मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, मुझे भी आज मेरे बेबी की मम्मा के हाथ से खाना है। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो यक्षित की इस छोटे बच्चे वाली हरकत पर स्माइल कर रही थी। वेद भी बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए, क्योंकि आज उसकी मम्मा उसके डैडी को अपने हाथों से खाना खिलाने वाली थी। यक्षित की इस हरकत पर वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है, अभी आप बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित, तुम चाहे जो भी सोचो, पर आज तो मुझे तुम्हारे हाथों से ही खाना है। यक्षित की बच्चों वाली जिद को देखकर वन्या उसे ज्यादा परेशान न करते हुए उसकी प्लेट से एक बाइट लेकर यक्षित को खिलाने लगती है। यक्षित किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या के हाथों से खाना खाता है। ये देखकर वेद बहुत खुश हो जाता है। यक्षित को पता थी कि सबको खाना खिलाते खिलाते वन्या तो लंच करना भूल ही गई होगी। वह अपनी प्लेट से एक बाइट लेकर वन्या को खिलाता है। दोनों एक दूसरे को खिलाते हुए अपना लंच कंप्लीट करते हैं। बाद में एक सर्वेंट आकर टी टेबल को क्लीन कर देता है और लंच की ट्रॉली ले जाता है। वन्या वेद को लेकर उसके रूम में आ जाती है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो बेबी अब आपको निन्नी करनी है या खेलना है? उद्धरण चिन्ह। वेद वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा वेदांश ने बहुत सारी निन्नी कर ली, अब उसे खेलना है। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसे उसके टॉय वाले रूम में अपनी गोद से उतारते हुए बोली,
बेबी अब आप यहाँ अपने टॉयज के साथ खेलो। मम्मा आपके बड़े दादू को दवाई देकर आती है, ओके। उद्धरण चिन्ह। वन्या जैसे ही वहां से जाने को हुई, वेद ने अपने हाथों से वन्या के पैर को पकड़ लिया। वन्या वहीं झुककर अपने घुटने के बल बैठ गई और वेद के छोटे से कंधों को अपने हाथों में भरकर उसे बोली, क्या हुआ बेबी? आपको कुछ चाहिए क्या? उद्धरण चिन्ह। वेद ने कुछ नहीं कहा और वन्या के चेहरे के पास जाकर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, मम्मा या आप सबकी कितनी केयर करती हैं, उच्च के लिए है। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने बेबी की समझदारी से भरी क्यूट बातें सुनकर स्माइल करने लगती है और उसे एक बार अपने सीने से लगा लेती है। फिर वो उसके टॉय रूम से बाहर आकर दादाजी के रूम की तरफ चली जाती है। दादाजी अपने रूम के सोफे पर आराम से आंख बंद करके बैठे हुए थे, या यूं कह लीजिए कि वे बैठे बैठे ही सो गए थे। वन्या उनके बगल में बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, दादाजी। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी नींद में थे और अचानक वन्या के अपने कंधे पर हाथ रखने से वे चौंक गए और वन्या की तरफ देखने लगे। वन्या उनकी तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी दादाजी, मैंने आपकी नींद खराब की। मैं बस आपकी दवाई की स्टेटस जानने के लिए यहाँ आई थी। क्या आपने अपनी दवाई ले ली? उद्धरण चिन्ह। पर दादाजी ने कोई जवाब न देते हुए बच्चों की तरह शक्ल बना ली। ये देखकर वन्या समझ गई कि दादाजी दवाई लेना भूल गए हैं। वह दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये बोलते हुए वह दादाजी की ड्रॉयर से उनकी दवाई निकालकर उन्हें खिला देती है और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। आज वन्या काफी थक चुकी थी, इसलिए वह भी अब सोना चाहती थी। वह जब अपने रूम में आई तो यक्षित इधर उधर टहल रहा था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। यक्षित वन्या का ही वेट कर रहा था। जब वन्या की नज़र यक्षित की तरफ गई तो उसने देखा कि वह उसे ही देखे जा रहा है। जब वन्या यक्षित को इस तरह से अपनी ओर देखता देखती तो वह बेचैन हो उठती। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। वन्या को भी समझ नहीं आता था कि ये उसके साथ क्या हो जाता है। इस वक्त ही यक्षित की आंखें वन्या पर टिकी हुई थीं। आज उसके आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था जो वन्या को काफी हद तक बेचैन कर रही थी। जब वन्या ने यक्षित को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वह और भी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। धीरे धीरे यक्षित वन्या के करीब आ चुका था। वन्या पीछे हटते हटते बेड पर सट चुकी थी। अब उसके पास पीछे हटने के लिए और स्पेस नहीं बचा था, इसलिए वह पीछे हटते हुए गिरने के डर से यक्षित को कसकर पकड़ लेती है। यक्षित इसके लिए तैयार नहीं था और दोनों डिसबैलेंस होकर बेड पर गिर जाते हैं। इस वक्त यक्षित वन्या के ऊपर होता है। दोनों के चेहरे बेहद पास होते हैं। दोनों अपनी गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे होते हैं। 22 जेलसी। वन्या पीछे हटते हटते बेड पर सट चुकी थी। अब उसके पास पीछे हटने के लिए और स्पेस नहीं बचा था, इसलिए वह पीछे हटते हुए गिरने के डर से यक्षित को कसकर पकड़ लेती है। यक्षित इसके लिए तैयार नहीं था और दोनों डिसबैलेंस होकर बेड पर गिर जाते हैं। इस वक्त यक्षित वन्या के ऊपर होता है। दोनों के चेहरे बेहद पास होते हैं। दोनों अपनी गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे होते हैं। अब आगे यक्षित के इस तरह से करीब आ जाने से वन्या की दिल की धड़कनों ने एक रफ्तार ले ली थी, जिसे यक्षित भी महसूस कर पा रहा था। वह एकटक वन्या के गुलाबी होठों की तरफ देख रहा था। उन दोनों के बीच मुश्किल से 1 इंच का गैप रह गया था। यक्षित की बहुत इच्छा हो रही थी इस दूरी को मिटाने की। यक्षित ने एक नज़र वन्या के चेहरे को देखा, जिसने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। वह इसी पोजीशन पर रहकर ही उससे पूछा, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? यक्षित का इतना कहना था कि वन्या तो गुस्से से बौखला उठी। वह यक्षित के ऊपर आते हुए उसे अपने नीचे कर दिया और गुस्से से उसे घूरने लगी। यक्षित को तो पहले से पता था कि वन्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, पर वह वन्या को घबराता देख उसे प्रोवोक करने के लिए ये सवाल पूछा था। वह वन्या का शेरनी वाला लुक देखना चाहता था और यक्षित का प्लान सक्सेसफुल रहा था। वन्या यक्षित पर चढ़ गई थी। वन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती एक माँ से ये पूछते हुए कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? यक्षित वन्या के साथ मजाक कर रहा था, पर उसका दिल उसका जवाब सुनकर ही खुश हो गया। उसे लगा नहीं था कि वन्या वेद को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगी, उससे इतना घुल मिल जाएगी। पर वन्या ने तो उसकी उम्मीद से बढ़कर वेद को अपना खुद का बच्चा मान लिया। वन्या का वेद के लिए प्यार और ममता देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि यह उसका पैदा किया बच्चा नहीं है। वन्या के इस जवाब ने यक्षित का दिल जीत लिया था। वह वन्या के गुस्से से फूले चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा।
ये देखकर वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप चुप क्यों हैं, जवाब दीजिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने एक नज़र वन्या को देखा, फिर एक झटके में उसे अपने नीचे कर लिया। वन्या तो उसकी इस हरकत से शॉक्ड ही रह गई। वो उसके होठों के करीब जाते हुए बोला, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित को अपने करीब आते हुए देख वन्या की सांसें एक बार फिर तेज होने लगी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के बाद बोली, वो मुझे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके करीब रहकर ही बोला, हाँ तुम्हें क्या। उद्धरण चिन्ह। वन्या, वो मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मुझे सोना है। वन्या ने यह एक सांस में कह दी थी और यक्षित से जल्दी से अलग होकर दूसरे तरफ खिसकते हुए यक्षित की तरफ पीठ कर लिया और ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो गई। वन्या की हरकतें देखकर यक्षित अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। वह अपने हाथ फोल्ड करके वन्या की बैक को ही देखे जा रहा था। कुछ सोचकर वन्या जब पीछे मुड़ी तो उसने पाया कि यक्षित अभी भी उसे देख रहा है और साथ में स्माइल भी कर रहा है। तो वह झट से अपना मुंह सीधा किया और ब्लैंकेट से खुद को सिर से लेकर पैर तक कवर कर लिया। थोड़ी देर बाद उसकी गहरी सांसों की आवाज़ आने लगी, जिससे यक्षित को यकीन हो गया कि वह सो चुकी है। वह उसके करीब गया और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम खुद को मुझे देखने से बचा लोगी। यक्षित ये कहकर उसके चेहरे को निहारने लगा जो इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। तभी वन्या ने यक्षित की तरफ लुढ़क कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। यक्षित भी स्माइल करता हुआ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और उसे हक करके सो जाता है। दूसरी तरफ विक्रांत खन्ना गुस्से से पागल होकर अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उसने पहले ही हॉल की सारी चीजें तहस नहस कर चुकी थी और अब सोफे पर बैठा हुआ था। यक्षित के ऑर्डर पर तेजस ने विक्रांत के जितने भी काले कारनामों के मेन पॉइंट्स थे, जहां से वह बहुत प्रॉफिट भी अर्न करता था, उन सब पर अटैक करवा दिया। विक्रांत के आदमियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर यक्षित की ब्लैक जैगुआर स्क्वाड की पावरफुल आर्मी का मुकाबला कर पाना किसी एरे कैरे के बस की बात नहीं थी। विक्रांत को लग रहा था कि वह यक्षित के गार्ड्स को तो ऐसे ही रौंद डालेगा। उसने अपनी पावर को थोड़ी सी क्या बढ़ा ली, उसे लगने लगा कि वह यक्षित को चैलेंज कर सकता है। पर आज यक्षित की ब्लैक जैगुआर स्क्वाड की आर्मी ने उसकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया था। नो डाउट विक्रांत इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब तो उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह किस तरह से यक्षित को हरा पाएगा। यक्षित का बेडरूम। जब वन्या की आंख खुलती है तो वह अपने आप को यक्षित की बाहों में पाती है। पहले तो उसे यक्षित पर गुस्सा आता है उसकी थोड़ी देर पहले की हरकत पर जब वह उसके सोते हुए चार्मिंग फेस को देखती है तो उसका गुस्सा एक झटके में गायब हो जाता है। सोते हुए वह बहुत क्यूट भी लग रहा था। वन्या ने उसके बिखरे बाल को बड़ी नज़ाकत से संभाला और उसके हैंडसम चेहरे को अपनी आंखों में भरने लगी। वह उसके चेहरे के एक एक फीचर पर गौर करने लगी। उसके पतले गुलाबी होंठ, उसकी घनी घनी सी पलकें, लंबी नाक जिसमें हमेशा गुस्सा ही राज करता था, परफेक्ट जो लाइन, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। वन्या ने खुद को न रोकते हुए उसके होठों पर बड़ी नज़ाकत से अपनी मुलायम उंगली फिराने लगी, जिससे यक्षित कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी बॉडी में गुदगुदी सी होने लगी। उसने वन्या के कमर में अपनी बाहें कस ली, जिससे वन्या के हाथ अपने आप ठहर गए, क्योंकि यक्षित जाग चुका था और उसे पता चल चुका था कि उसकी वाइफ अभी अभी क्या कर रही थी। यक्षित तो उसी वक्त जाग गया था जब वन्या उसके बिखरे बालों को ठीक कर रही थी, पर वह ये जानने के लिए सोने का नाटक कर रहा था कि उसका चार्मिंग फेस उसकी खूबसूरत बीवी को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। बट नो डाउट यक्षित वन्या को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया था। पर अब वन्या की तो खैर नहीं थी। यक्षित ने मन में सोच लिया था कि वह अब वन्या का पूरा पूरा मजा लेगा। वन्या सकपकाती हुई यक्षित की तरफ देख रही थी। वह अपनी सर्द आंखों से वन्या की तरफ ही देख रहा था। वह उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपना बचाव करते हुए बोली, आप भी तो चीटिंग कर रहे थे। जब आपको पता चल गई थी कि मैं आपके बालों को ठीक कर रही हूं तो आपको आंखें खोल लेनी चाहिए थी। तो मैं आपके साथ वो सब नहीं करती। ये कहते हुए वन्या का चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह हो गया था। इस तरह देखकर यक्षित को वन्या पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वह उसे सताने का सिलसिला जारी रखता है। यक्षित अपने चेहरे पर सर्द वाला लुक बरकरार रखते हुए बोला, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या इंटेलिजेंट बनते हुए बोली, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी बीवी की तैयारी देखकर स्माइल करने लगता है,
क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यक्षित उससे क्या पूछने वाला है। यक्षित पहले तो वन्या के करीब आया और उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। यक्षित का ये टच वन्या को मदहोश कर रहा था। वो ऐसे ही उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं जगा हुआ हूं तो तुम और क्या क्या करती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो वन्या के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। वो यक्षित से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। यक्षित उसे देखकर उसे ऑकवर्ड कर रहा था। वन्या से ये टीजिंग बर्दाश्त नहीं हुई और वह झट से यक्षित के सीने पर अपना चेहरा छुपाने लगी। यक्षित स्माइल करता हुआ उसे अपने सीने से लगा लेता है। तभी यक्षित का फोन बजा। यक्षित वन्या से अलग हुआ और बेड से उठकर अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ चला गया। ये तेजस का कॉल था। उससे बातें करने के बाद यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। उसे विक्रांत को बर्बाद करके एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तभी आस्तिक ने यक्षित को इन्फॉर्म किया कि उन्हें मिस्टर कपूर के यहाँ एक पार्टी में जाना है। उसे इन्फॉर्म करने के बाद वह वहां से चला गया। वन्या भी वॉशरूम से बाहर आ गई। यक्षित ने उससे कहा, रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो बाहर जाने के नाम से ही खुश हो गई, क्योंकि जब से वह सिन्हानिया मेंशन में आई थी कहीं बाहर नहीं गई थी। आज पहला मौका था जब वह कहीं बाहर जाने वाली थी। अपने घर में भी वह कम ही बाहर आया जाया करती थी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस यही उसका रूटीन बन गया था। ऐसा नहीं था कि वह बाहर निकलना नहीं चाहती हो। वह भी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना फिरना चाहती थी। पर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी जब वह घर पहुंचने में जरा भी देरी क्या कर देती थी, मंदिरा उसे मारने और उसके डैड के कान भरने शुरू कर देती थी। तब वन्या को बहुत तकलीफ होती थी कि उसकी जिंदगी उसकी बाकी फ्रेंड्स की तरह क्यों नहीं है। आज भी उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जिससे उसकी आंखें नम होने लगीं। आज यक्षित ने उसे सामने से ऑफर किया था कि वह आज पार्टी में जा रही है। यक्षित वन्या को ही नोटिस कर रहा था। वन्या यक्षित के पास आकर बोली, थैंक यू, आप मुझे पार्टी में लेकर जा रहे हैं। मुझे बाहर गए हुए कहीं घूमे हुए एक अरसा हो गया था। मुझे तो ये याद भी नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू की एक बूंद छलक आई। यक्षित उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रेडी हो जाओ, हम। वह वन्या की हालत देखकर समझ गया कि उसकी सटेप मॉम ने उस पर कितने जुर्म किए हैं। उसे उस पर गुस्सा आने लगा। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, वो आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या पहनूंगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे क्लोजेट रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ये कहते हुए यक्षित कबर्ड से एक रेड ड्रेस निकालता है, जो देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर वन्या बहुत खुश हो गई। खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी, क्योंकि वो आज इसे पहनकर पार्टी में जाने वाली थी। यक्षित उसे वो ड्रेस देते हुए बोला, इसे पहन लो, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया और उसे ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ ले गई और वॉशरूम जाकर फ्रेश होने के लिए चली गई। शॉवर लेने के बाद वह बाहर आई और चेंजिंग रूम की तरफ चली गई, जहां उसका ड्रेस पहले से रखा हुआ था। यक्षित अब तक रेडी हो चुका था और अपने किसी क्लाइंट के साथ फोन पर बातें कर रहा था। क्लासिक ब्लैक 3 पीस सूट में वह बेहद हॉट लग रहा था। आज तो वन्या की नजरें यक्षित पर से हटने वाली नहीं थी। वन्या अपना ड्रेस पहनने लगी, पर उसकी जिप बंद करने में उसे प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए उसने आवाज देकर यक्षित को चेंजिंग रूम में बुला लिया। कॉल पर बात करते हुए यक्षित ने वन्या की जिप बंद कर दी। उसका पूरा ध्यान इस वक्त कॉल पर था, इसलिए उसने वन्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। पर अगर वह उसकी तरफ देखता तो वह पलकें झपकाना ही भूल जाता। वन्या ने ड्रेस पहनने के बाद खुद को आईने में देखा। वह देखती ही रह गई। उसे डाउट हो रहा था कि ये वही है या कोई और। वन्या ने अब तक अपना मेकअप भी नहीं किया था और इतने में ही वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। यक्षित कॉल अटेंड करते हुए नीचे चला गया था। वन्या ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठ गई और अपना मेकअप करने लगी। उसने अपने फेस पर लाइट मेकअप किया और होठों पर अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई किया, जो कि उसके होठों को बेहद अट्रैक्टिव बना रहा था। उसने अपने बालों का एक खूबसूरत जोड़ा बना लिया और साइड से 2 लंटें निकाल ली, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसने कानों में डायमंड इयरिंग्स पहने और गले में एक डायमंड नेकलेस, जो उसके पतले खूबसूरत गले में और भी फब रहा था। एक हाथ में उसने डायमंड की पतली ब्रेसलेट पहन ली और उंगली में डायमंड की रिंग पहन ली। उसने अपने लिए एक मीडियम हाइट की ब्लैक हील पहन ली, जो उसके इस लुक को कंप्लीट कर रही थी। उसने खुद को आईने में देखा। वह तो पलकें झपकाना ही भूल गई। वह अपने आप को आईने में निहारते हुए बोली, आई कांट बिलीव कि ये मैं हूँ।
वन्या खुद को ही इस लुक में पहचान नहीं पा रही थी। वह आज बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। वह अपना मोबाइल पकड़कर अपने कमरे से नीचे आने लगी। हॉल में सभी रेडी होकर खड़े थे। युवान, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सब थे। सभी 3 पीस सूट में बेहद हैंडसम लग रहे थे। यक्षित भी नीचे था। वह अभी भी फोन पर बातें करने में लगा हुआ था। जब वन्या बड़ी नज़ाकत से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तब सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसका ये रेड गाउन स्ट्रैपी था और सामने से एक स्लिट भी था, जो उसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। यक्षित तो अपनी खूबसूरत बीवी को देखता ही रह गया, क्योंकि वन्या शादी के बाद ये पहली बार था जब वह तैयार हुई हो। वह अक्सर इंडियन कपड़ों में ही रहती थी, पर उसने वेस्टर्न लुक को भी फुली जस्टिफाई किया था। सारे बॉयज वन्या को इस तरह से देखने लगे जैसे वन्या उनकी फेवरेट स्टार हो और वे उसके डाइंग हॉट फैन हो। यक्षित की तो धड़कनें ही थम गई थी वन्या को इस तरह देखकर। वन्या जैसे ही नीचे आई, युवान सबसे पहले दौड़कर उसके पास गया और उसके हाथों को आहिस्ते से पकड़कर उस पर किस करते हुए बोला, योर हाइनेस, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। उद्धरण चिन्ह। वन्या स्माइल करने लगी, पर यक्षित तो अपने भाई की इस हरकत पर उसे आग उगलने वाली आंखों से देखने लगा। उसकी आंखों में जलन साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब तक सभी बॉयज वन्या को घेर चुके थे। सब वन्या के इस लुक पर फिदा हो गए थे और उसे भर भर कर कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। अपनी वाइफ को इस तरह से बाकी लड़कों से गिरा देख यक्षित जल भुनकर राख हो गया। वह मन ही मन बोला, उसका हस्बैंड इधर चुपचाप खड़ा है और इन्हें शर्म नहीं मेरी वाइफ को यूं घेरते हुए। ये कहते हुए वन्या की तरफ गया और भीड़ को हटाते हुए वह वन्या को खींचकर अपनी बाहों में ले आता है। यक्षित की इस हरकत पर सभी स्माइल करने लगते हैं। युवान यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्या भाई आप भी? हम तो सिर्फ भाभी को उनके इस गोर्जियस लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, पर आपको तो इतने में ही जेलेसी हो गई। नोट फेयर भाई। उद्धरण चिन्ह।